चलिए जय हिंद। तो देखिए आज की क्लास में हम सब टेस्ट सीरीज 29 करने वाले हैं और इसमें ध्वनि तरंग की प्रकृति अर्थात ध्वनि से संबंधित जितने भी रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न आज हम सब क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए तो अपने प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और ये हमारा रहा ध्वनि। इससे पहले हम 902 तक प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ हम चलते हैं अपने सीरीज पे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ध्वनि साउंड का जो 7वां पार्ट से शुरू हो जाता है और ध्वनि तरंग की प्रकृति। ठीक है, आज 2 पॉइंट्स हम लिए हैं, एक ध्वनि तरंग की प्रकृति और एक इसके श्रव्य वाले। चलिए देखिए आ जाइए। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी दिया, आवृत्ति को क्या दिया, भी दिया, और आवर्तकाल टी दिया, आवर्तकाल टी दिया। तो बीच में क्या संबंध है, अर्थात भी और टी के बीच में क्या संबंध है, भी और टी के बीच में क्या संबंध है। देखिए आवृत्ति है जो हम कल से ही जब से तरंग पढ़ रहे हैं तो तरंग से ही पढ़ रहे हैं कि आवृत्ति जो है वह आवर्तकाल के विपरीत होते हैं, अर्थात ये भी बराबर 1/t हो जाएंगे, भी बराबर 1/t हो जाएगा। तो यही है ना एन, ये एन क्या दिया, अरे भी न लीजिए जी, क्या संबंध, जब आवृत्ति भी दिले है तो भी बराबर 1/t होगा, ना कि एन बराबर। तो आवृत्ति एन देता तो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि आवृत्ति क्या भी है, ठीक है ना। तो भी बराबर 1/t होगा, ऑप्शन सी हमारे सही होंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, ध्वनि तरंग खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती। देखिए हम कल ही बताए थे आपको एक चीज की तरंग, तरंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यांत्रिक तरंग और दूसरा अयांत्रिक तरंग, दूसरा अयांत्रिक तरंग होते हैं। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए यांत्रिक तरंग चलने के लिए माध्यम चाहिए, यांत्रिक तरंग चलने के लिए माध्यम चाहिए, जबकि अयांत्रिक तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है और जब अनुदैर्घ्य तरंग है तो इसे भी माध्यम चाहिए, इसे भी माध्यम चाहिए, अर्थात ध्वनि ठोस, द्रव, गैस ये तीनों में चलते हैं। ध्वनि है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलते हैं। तो वायु हो गया क्या, गैस हो गया, पानी द्रव हो गया, स्टील ठोस हो गया। लेकिन निर्वात जहां वायु नहीं है, जब कोई माध्यम ही नहीं है तो ध्वनि चलेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो गया, सी हो गए। ध्वनि तरंग कहां यात्रा नहीं करेंगे, तो निर्वात में से यात्रा नहीं करेगा। ठीक है, इसका सी कंप्लीट हुआ। चलिए सर एनटीपीसी का प्रश्न था। अगले प्रश्न पे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें असत्य है। तो ध्वनि तरंग के बारे में पूछा, तो देखिए ये ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ये सही है हमारे। ध्वनि यांत्रिक तरंग भी है, क्यों, क्योंकि यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्घ्य, तो ये भी हो गए। अब देखिए ये दाब कुछ नहीं, द्रव्य यहां दिया होगा कि द्रव्य तरंग अर्थात द्रव्य में भी चलेंगे, बट ये दाब कुछ गड़बड़ हमें लग रहा। साथ में ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर विद्युत चुंबकीय तरंग भी नहीं है और ये दाब कुछ मिसफील्ड होंगे कुछ इसी वजह से। ठीक है, तो ये इसका आंसर तो वैसे सी होना चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंग, लेकिन ए को चेंज होगा तब, इसलिए इस क्वेश्चन को डी में रखते हैं अर्थात डॉट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, अर्थात जैसे तरंग की विशेषता तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल ये सब सभी था ना, उसी प्रकार जो ध्वनि तरंग है इसकी विशेषता नहीं है। तो आयाम तो तरंग में होता ही होता है, समय, अवधि और आवृत्ति ये भी होते हैं, गति अर्थात ध्वनि की भी गति होती है, जैसे तभी तो हम बोल रहे हैं तो ये माइक तक आवाजें हमारी पहुंच रही है, बट ये घनत्व की जरूरत नहीं होता। तो किसकी विशेषता नहीं है, तो ये घनत्व इसकी विशेषता नहीं है, जो हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न। चलिए ध्वनि तरंग डॉट 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 तरंगे हैं, तो ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि सुपर तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुदैर्घ्य तरंग है अर्थात यांत्रिक तरंग है ध्वनि। तो क्या हो जाएंगे, डी हमारे हो जाएंगे यांत्रिक तरंग। ठीक है, चलिए हम फटाक से टेस्ट सीरीज में आगे बढ़िए। क्या करा, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, ध्वनि तरंग का जो आयाम है, आयाम मतलब समझ रहे हैं ना कि जैसे ध्वनि तरंग ये मतलब और आयाम ये अर्थात जो अधिकतम दूरी मतलब 2 कंपनों के बीच में जो अधिकतम दूरी होते हैं, माध्य से जो इसकी दूरी होती है उसी को ना क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो देखिए आयाम किस पर निर्भर करता है, आयाम किस पे निर्भर करते हैं,
किस पे? तो वस्तु के ताप पर, वस्तु के सामग्री पर, वस्तु के गुणवत्ता पर एवं वस्तु के कंपन करने की प्रकृति बल पर। तो सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे? डी हो जाएंगे, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। ठीक है, तो आयाम किस पर निर्भर करेंगे? आयाम किस पर निर्भर करेंगे? तो डी हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न 9 नंबर में आइए। क्या पूछ रहा? किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक नाम दिया गया? देखिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्टेज होता है, जिसे एच हर्टेज होता है, जो कि उस वैज्ञानिक के नाम पर ही है। सर्न कार्ल हाइजेंक नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, जेसी मैक्सवेल नहीं, हेनरिक रोडेल्फ हर्टज। देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है उन्होंने नाम दिया हेनरिक रोडेल्फ हर्टज। चलिए आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या करा, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने में समय क्या कहते हैं? देखिए, संपूर्ण दोलन में लगे समय, समय जैसे ही पूछ दिया आवर्तकाल, क्योंकि काल समय हो गया यहां, तो डायरेक्ट आवर्तकाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ध्वनि डॉट 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 में संचरण कर सकती है कि किसमें किसमें? सभी विकल्पों में। तो सभी विकल्प है क्या? गैस में ध्वनि चल सकता, द्रव में भी चल सकते हैं, ठोस में भी चल सकते हैं, ये तीनों में चलेगा, इसीलिए आंसर सभी होंगे, सभी विकल्प। ठीक है, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम चाहिए और ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकते हैं। यहाँ देखिए 9 कहाँ पहुंच गए जी? आवर्तकाल 11 हो गया, सभी विकल्प 12 में। चलिए देखिए 12 क्या करा, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। ठोस में भी चलेगा, द्रव में भी चलेंगे, गैस में भी चलेंगे और इनमें में सभी में चलेंगे, अर्थात तीनों में चलेगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। आइए 13 नंबर प्रश्न आइए। ध्वनि गमन नहीं कर सकता, द्रव में करते हैं, हवा में भी करता है, ठोस में भी करते हैं, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं चलेगा, इसलिए नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी हमारे हो जाएंगे, निर्वात। देखिए इस समय प्रश्न में ज्यादा समय लेने वाले नहीं है कुछ, इसीलिए आपको हम फास्टली करते हुए निकल रहे हैं। नर्म एवं छिद्रयुक्त सतह का उपयोग करके शोर को अवशोषित करना, मतलब जो आवाज ज्यादा होता है उसको अवशोषित करना। ठीक है, तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसके किसके लिए? ध्वनिक सुरक्षा के लिए, अपवर्तन के लिए, श्रव्य सुरक्षा या अवशोषण के लिए? तो ध्वनिक सुरक्षा के लिए। जैसे देखिए पेड़ पौधे, सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि अगर सड़क पे बहुत सारी गाड़ी घोड़ा अगर चल रहा है तो वो काफी तेजी गति से अगर हॉर्न दिया, आवाज किया, तो पेड़ पौधे उस ध्वनि को क्या करेगा? अवशोषित करेंगे, जो कि ध्वनि मतलब जो उसकी सुरक्षा को क्या करेगा? बनाए रखने के लिए। तो ध्वनि की सुरक्षा के लिए। जैसे देखिए रूम खाली हो जाता और रूम खाली हो गया और उसमें कस के क्या हुई है, कस के जब बोलते हैं तो आवाज क्या होने लगता? गूंजने लगता, आवाज गूंजने लगता है। तो अब बताइए वहां पे आवाज, अब जैसे बड़ा वीडियो हॉल है, अब वीडियो हॉल में चल रहा है, फिल्म चल रहा, अब वहां पे आवाज गूंजेगा, और वही गूंजने से बचने के लिए उसमें कहीं कहीं पे मतलब पर्दा की तरह लगाए जाते हैं, वस्तुएं लगाए जाते हैं कि कुछ ध्वनि अवशोषित हो और ध्वनि को क्या है, जो हम सब ध्वनिक सुरक्षा रहे। ठीक है, तो नर्म एवं छिद्रयुक्त सतह का प्रयोग ध्वनिक सुरक्षा के लिए। चलिए आइए अगले प्रश्न। क्या करा, ध्वनि खाली स्थान के कारण उत्पन्न होते हैं, अपवर्तन के कारण नहीं, प्रतिबिंब में क्या काम है? घूर्णन। ध्वनि है जो कंपन के कारण उत्पन्न होते हैं, ध्वनि है जो किसके कारण उत्पन्न होता है? कंपन के कारण। ऑप्शन बी हमारा सही। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा, निम्नलिखित में से विभिन्नता के कारण संपीड़न, संपीड़न की घटना और विरलन की घटना। देखिए संपीड़न और विरलन की अगर बात कह दी तो हम सब कौन से तरंग में चले गए? अनुदैर्घ्य तरंग में चले गए। ठीक है, अब संपीड़न और विरलन की घटना किसके कारण होता? किरण अपवर्तन के, अपवर्तन क्या करेगा? वो भी किरण। तापमान अंतर कोई प्रभाव नहीं, हवा का दबाव के कारण, हवा के दबाव, चुंबकीय अंतर कुछ नहीं। देखिए हवा का दबाव जहां ज्यादा होगा वहां संपीड़न होंगे, जहां दबाव कम होगा वहां विरलन होगा। तो सही आंसर सी चले गए, हवा के दबाव के कारण। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से तो भूकंप मापा जाता है, डेसिबल से ध्वनि मापी जाती है, टेस्ला, टेस्ला से क्या मापा जाता है? चुंबकीय फलक जी। आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज, आवृत्ति को मापते हैं किसमें? हर्ट्ज में। देखिए डेसिबल ध्वनि मापने की छोटी इकाई है डेसिबल, ठीक है ना, और इसकी बड़ी इकाई होता है जो बेल होता है शायद। ठीक है, और बेल का 10वां भाग, बेल का 10वां भाग को ही क्या बोला जाता है? डेसिबल बोला जाता है। ठीक है, चलिए
आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई। तो ध्वनि तरंग मापते हैं किस में, ध्वनि तरंग की आवृत्ति। देखिए ध्वनि को मापते हैं हम सब डेसिबल में, लेकिन अगर आवृत्ति है तो हर्ट्ज, आवृत्ति है तो हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आइए क्या कर रहा, ध्वनि निम्न में से एक क्या है। तो एक ज्वारीय तरंग है, गलत बात। सतहीय तरंग है, क्या है, एक यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय भी नहीं है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है, और नहीं तो अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन जो दिया रहे उस पे चलना। देखिए निम्नलिखित में से कौन से निर्वात से यात्रा नहीं कर सकते, ऊष्मा, प्रकाश करेंगे, अल्ट्रा वेव किरणें, ध्वनि। तो ध्वनि है जो यात्रा नहीं करेगा, बाकी के विशेष की जानकारी तो प्रकाश करता ही, ऊष्मा करता ही, भी वो भी करेंगे। ठीक है, तो ध्वनि तरंग है जो नहीं करते हैं। आइए क्या कह रहा है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण को क्या कर देता, कंपन करता। क्योंकि ध्वनि जहां भी चलेंगे तो कंपन ही करके चलेंगे, क्योंकि कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होता। तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती है, कंपन नहीं करती है। कंपन नहीं किसे करेगा, कंपन करती है लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, ये तो गलत बात है। अब अगर निश्चित दिशा में नहीं करेगा तो हमारी आवाज पीछे की ओर कैसे जाएगी, एक निश्चित दिशा में कंपन करना चाहिए। तरंग प्रसार की दिशा लंबवत कंपन करती है। देखिए अब लंबवत कंपन करती है ये बात नहीं हम कहेंगे, क्योंकि जैसे ही हम बोल देंगे लंबवत कंपन करेंगे तो आप बोलिएगा कि लंबवत में तो चलता है अनुप्रस्थ तरंग जी, तो लंबवत कैसे कंपन करेगा, नहीं। तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करता, जिधर तरंग जाएंगे उस तरफ की वायु क्या होंगे, कंपन करेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कहाँ है जी, प्रभु बैठिए, नहीं क्लास चलने दीजिए। आइए क्या करा, ध्वनि डॉट 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 एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि प्रकाश है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और बहुत सारे। चलिए यांत्रिक ऊर्जा, क्या करा, ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है। देखिए ना, ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा का रूप है, ठीक है, अनुगुंजन का नहीं, और कंपन ऊर्जा नहीं, कंपन कोई ऊर्जा थोड़ी होता। यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता। ऑप्शन बी सही होंगे। चलिए आइए देखिए, हवा में ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। हवा में ध्वनि कौन सी तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आइए, निम्नलिखित में ध्वनि तरंग का भ्रमण करती है विभिन्न माध्यम के भिन्न गति से। विभिन्न माध्यम में एक ही गति से, लकड़ी में 10 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या दे रहा, एक ही माध्यम में भिन्न गति से। देखिए जो ध्वनि है वह विभिन्न माध्यम में विभिन्न गति से चलता है। जैसे वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, कांच में 5640 मीटर प्रति सेकंड होता है, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, लोहा में 5300 कुछ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न माध्यम में विभिन्न विभिन्न गति से चलता है। ठीक है, कौन, ध्वनि। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए, ध्वनि उत्पन्न होती है किसी पिंड में दोलन होने से, लोगों से बात करने में, किसी वस्तु के गतिशील होने पर, वस्तु में कंपन होने पर। देखिए वास्तविक चीज ध्वनि उत्पन्न, ये मत सोचिए कि लोग से बात कर रहे हैं तो ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रहा है। अरे ये कोई आंसर विज्ञान ध्वनि सटीक उचित थोड़ी हुआ कि हम बात कर रहे हैं तो ध्वनि उत्पन्न हो रहा, नहीं। यहाँ वस्तु में कंपन की वजह से, ध्यान रखिए कि कंपन की वजह से क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। कंपन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होता है, डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, चलिए निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं गुजरती है। इस्पात में तो चलता ही चलता है। इस्पात में क्या होते हैं, इस्पात में ध्वनि चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस्पात निर्वात में नहीं चलते हैं, और यही पूछा नहीं तो यही आंसर होगा। और वायु में भी 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये दूध द्रव में भी ध्वनि चलता ही चलता, निर्वात में नहीं चलते, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी हो गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए, ध्वनि तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो देखिए ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है, मैं कितनाओं से भी यात्रा कर सकता ध्वनि तरंग, ये कोई 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड। चलिए ठीक है, अगला पढ़ते हैं, ये मैकेनिकल तरंग, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे बड़ा गलती तो यह पकड़ा गया, क्योंकि ध्वनि तरंग चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, और यहाँ कह रहा माध्यम नहीं है। बाकी की सही है की गलत है उसको छोड़ दीजिए ऊपर वाले के सारे। अरे एक चीज पता चल गया जी कि ध्वनि के माध्यम चाहिए, और यहाँ पूछ रहा कि नहीं माध्यम की आवश्यकता नहीं है, नहीं कैसे है,
तो कौन से कथन सही नहीं है, तो हम तो कहेंगे सी सही नहीं। बाकी क्या सही दिया उसको छोड़ देना। हम जितना परिभाषा जानते हैं, जितना चीज जानते हैं, उसमें से एक चीज पकड़ाइए गया, वो गलत पकड़ा ही गया, तो उसी पे आंसर क्लिक करेंगे। बाकी विशेष की क्या, तो सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आइए, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कण के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता? देखिए, अगर निम्न घनत्व होता तो विरलन, उच्च घनत्व है तो संपीड़न। क्यों? क्योंकि ध्वनि अनुदैर्घ्य में तरंग में चलेंगे और अनुदैर्घ्य तरंग विरलन और संपीड़न में चलता। जहां पे उच्च वहां पे संपीड़न, जहां पे कम वहां पर विरलन। ठीक है, चलिए 29 नंबर, चलिए प्रश्न क्या कर रहा हूं 29 नंबर, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रसार कितना होता है? देखिए, ध्वनि को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है, अपश्रव, श्रव्य और प्राश्रव्य। ठीक है, उसकी आवृत्ति के अनुसार से। ठीक है, यहां पूछ दिया श्रव्य का प्रसार कितना होता है, तो देखिए श्रव्य का प्रसार 20 से 20,000 HZ के बीच होता है। तो 20 से 20,000 HZ के बीच में होते हैं। तो श्रव्य की प्रास, श्रव्य की क्या प्रास होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। चलिए क्या करा, निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है? किसका? तरंगदैर्घ्य। अब बताइए तरंगदैर्घ्य का सूचित किससे करते हैं? लैम्डा से। तरंगदैर्घ्य का सूचित लैम्डा से, उल्टी बाई की तरह होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता कितनी होगी? एकदम मंद है, एकदम मंद है, तो हम बोलेंगे 0 डेसिबल, क्योंकि तीव्रता को किस में मापते हैं? डीबी में आता, डेसिबल में। और यहाँ ध्वनि एकदम बोल रहा कि मंद है, तो हम बोल देंगे ध्वनि क्या डेसिबल की? 0 डेसिबल की ध्वनि है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न आई, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंग बोला जाता है प्रसरभ को, और प्रसरभ की आवृत्ति होती है 20,000 HZ या 20 किलो HZ के बराबर। क्योंकि ये HZ से किलो HZ में आया तो 0 गायब हो गया, 3 गो। ठीक है, तो यहां देख लीजिए 20 हर्टेज से 20 किलो हर्टेज, तो ये देखिए ये श्रव्य की होती है, ये श्रव्य तरंग के होते हैं। 20 हर्टेज से कम अब श्रव्य के होते हैं। 20 किलो HZ या 20,000 HZ जो है अल्ट्रासोनिक या प्रसरभ तरंग की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, मनुष्य के लिए ध्वनि श्रव्य सीमा कितना होता है? तो हम अभी बताए थे कि 20 HZ से लेकर के 20,000 HZ के बीच में होता है श्रव्य सीमा। 20 से 2,000 HZ नहीं, 20 से 200 HZ नहीं, 20 HZ से 20,000 HZ के बीच में होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे। और प्रश्न देखिए कि कैसे छापा है ग्रुप डी में। ठीक है ना, तो श्रव्य तरंग की सीमा अवश्य ध्यान रखिए 20 HZ से 20,000 HZ के बीच में होता है। देखिए, मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा कितनी होती है? मतलब मानव है जो कितने तक सुन सकते हैं, तो वही 20 से 20 HZ, जो कि 20 यहाँ के लगा दिया तो 3 जीरो खत्म हो गया ना। ठीक है, तो 20 HZ से 20,000 HZ या 20 के HZ। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन नहीं कर सकता? तो देखिए, मनुष्य जो क्या पूछ रहा कि मनुष्य बहुत ऊंचे ध्वनि का सहन नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है, मतलब अधिकतम कितना तक के मनुष्य सहन कर सकता? तो देखिए WHO के अनुसार से तो और कम ही होता है, लेकिन वैसे 80 से 85 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य सहन कर सकता है। ऐसे 45 डेसिबल से WHO के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ 80 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि सहन हम सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और 150 डेसिबल तक की अगर ध्वनि सुने तो पागल निश्चित है कि एकदम हो ही जाएंगे। चलिए, सर्वनीय रेंज है जो से नीचे की आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? क्या बोला जा रहा है? जो सुनने वाले रेंज है उससे नीचे। तो देखिए, ऊपर वाले को हम सब क्या बोलते हैं? ऊपर वाले जैसे श्रव्य को सुनते हैं, प्रश्रव्य नीचे हो गया और अवश्रव्य ऊपर हो गया, अर्थात 20 से 20,000 HZ के बीच की ध्वनि को श्रव्य तरंग। ठीक है, और 20,000 से ऊपर हो गया जो अपश्रव्य तरंग, और 20 HZ से जो कम हो गया उसको हम सब प्राश्रव्य तरंग बोलते हैं। तो प्राश्रव्य तरंग का ही इंग्लिश वर्ड इंफ्रासोनिक होता है। क्या? जैसे ये अल्ट्रासाउंड नहीं, अल्ट्रासाउंड तो थोड़ा होता, सुपरसोनिक नहीं, अल्ट्रासोनिक अर्थात 20 के HZ या 20,000 HZ की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, और 20 HZ से कम की ध्वनि को इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। खाली स्थान की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, तो कितना hz की ध्वनि जो है मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। देखिए हम क्या जानते हैं 20 hz के से बीच में, अब ऐसे श्रव्य की आवृत्ति तो 20,000 hz के बीच में। अब देखिए कि कौन है जो इसके बीच में नहीं है, 18,000 है ये भी है, ये 22,000 वाला नहीं है, तो कौन नहीं है, तो 22,000 hz नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। चलिए देखिए आइए 938 नंबर देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। अपसरब या इंफ्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो देखिए अपसरब जो तरंगे हैं उसकी आवृत्ति 20 hz से कम होती है, 20 hz से कम होती है, और 20 से 20,000 hz श्रव्य तरंग होंगे, और पराश्रव 20,000 hz से जो अधिक होगा वो पराश्रव होगा। अब श्रव्य पूछा 20 से hz से अधिक नहीं, जो 20 hz से 20,000 hz दिया तो किसी का नहीं होता। 20 hz से कम ये हो गए कौन सा अपसरब, और 20 hz से 2,000 hz के बीच, ये तो कुछ नहीं, आंसर सी इसका होगा। 20 hz से कम के तरंग को इंफ्रासोनिक या अपसरब तरंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए, एक ध्वनि तरंग की गति कितना दिया, भी वेग कितना दिया 340 मीटर प्रति सेकंड, और यदि इसका तरंग धैर्य अर्थात लेमड़ा 2 सेंटीमीटर, आवृत्ति तो भी बराबर तरंग धैर्य इंटू तरंग धैर्य गुना आवृत्ति, तो एन ले लीजिए, तो भी 240 और तरंग धैर्य 2, और ये तो एन है ही है, और एन ही पूछा है। देख लीजिए 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, गड़बड़ नहीं कहीं करना है। 2 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से भागा देना होगा। तो देख लीजिए इसका क्या होगा, 2 बटा इधर 100 हो जाएंगे, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 17 दूना 34, 17 पर 3 जीरो, 17 पर 3 जीरो कहाँ है, 17 पर 3 जीरो, पहला ऑप्शन इतना hz। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आइए, देखिए डॉट 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 चमगादड़ को रास्ते में आने वाले बाधाओं को पता लगाने में मदद करता है कौन तरंग, तो 20,000 hz से ज्यादा वाला अर्थात पराश्रव तरंग। कौन तरंग, पराश्रव तरंग। ठीक है ना, चलिए आगे चलिए, क्या करें, ध्वनि को वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जाती है, सबसे न्यूनतम क्या पूछा जा रहा है, ध्वनि की न्यूनतम आवृत्ति। देखिए 20 hz से नीचे के हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, तो डी आंसर इसका होगा, 20 hz से नीचे के नहीं सुन सकते। चलिए यहां देख लीजिए थोड़ा सा डीपली कुछ वही अवसरब तरंग के बारे में बताया जा रहा है। अवसरब तरंग जो 20 hz से नीचे की आवृत्ति होंगे जिसको अवसरब तरंग कहेंगे, जो हमारे कान नहीं सुनेंगे, जैसे अभी जस्ट हुआ। सरब तरंग 20 से 20,000 hz के बीच में होता है जिसको सरब तरंग कहते हैं, यह हमारी कान इसको सुन सकता है, और ठीक है, और मनुष्य कान सुन, लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे की नहीं सुन सकते हैं। पराश्रव तरंग जो 20,000 hz से ऊपर की आवृत्ति को पराश्रव तरंग बोलते हैं, और जिसे भी मनुष्य नहीं सुन सकता इसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि सुन सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, क्या कहा जा रहा है, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का रेंज कितना, तो 20 hz से 20,000 hz। देखिए 20 hz से 20,000 के hz नहीं, 20 से 20 hz। ठीक है ना, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का रेंज कितना, ठीक है, तो यहाँ 14 hz से 20 के hz नहीं, 16 hz से 16 के hz नहीं, 16 से नहीं। देखिए यहाँ पे के को हटा दीजिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 42 का सी हो जाएगा। 42 नंबर का आंसर क्या होगा, सी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये के यहां नहीं रहेंगे, ठीक है ना, 20,000 hz होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, इनमें से कौन सी तरंग मनुष्य के लिए श्रव्य है, तो श्रव्य कौन है, 20 hz से 20,000 hz, तो 20 hz से 20,000 hz के बीच में, 20 से 20,000 hz के बीच में कि बीच वाली आवृत्ति के रेंज का, तो सी हो गए। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होते हैं। तो देखिए अल्ट्रासोनिक जो तरंग की आवृत्ति है उसको हम सब क्या बोलते हैं, तो अल्ट्रासोनिक जो होते हैं कौन, तो जो 20,000 hz से ज्यादा हो, 20,000 hz से क्या हो, ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, या उसी को पराश्रव तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये डी हमारा हो गया। चलिए तो ये हमारे 44 तक प्रश्न ध्वनि से संबंधित क्या हुए, कंप्लीट हुए। चलिए इसी प्रकार जुड़े रहिए आप सब लोग।